Hello and welcome, friends. Today we will study a chapter that is very famous. The name is The Three Questions. This chapter, The Three Questions by Leo Tolstoy, is very famous chapter, very famous story. You can find this chapter, you can find this story even in class 7, 8 or 10th or 11th or 12th or even in graduation also. You can find this story, and we are going to start this. Once there was a king, and three question comes to his mind. Three questions comes to his mind, and the king wanted to know the proper answer of that three questions, because the king knows if he get the proper answer to these questions, he will become a successful king and successful person. So we will start this interesting story. It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. मीन्स राजा के मन में एक क्वेश्चन आता है, एक नहीं तीन क्वेश्चन आता है, और इन क्वेश्चंस का जवाब वो ढूंढता है। और उसे पता था कि अगर इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब, इन तीनों क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर लेता है, इन तीनों क्वेश्चंस को अगर समझ लेता है, तो वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। वो जो भी कोई काम उठाएगा, जो भी कोई काम स्टार्ट करेगा, उसमें वो श्योर शॉट उसको सक्सेस मिलना ही मिलना है। तो वो तीन क्वेश्चन जो उसके मन में आया था राजा का, वो था द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। कोई काम कब शुरू करना चाहिए, राइट टाइम क्या हो सकता है कोई काम को शुरू करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन था हु वेर द राइट पीपल टू लिसन टू एंड हुम टू अवॉइड। मतलब कौन से वे लोग हैं जिनकी बातें सुनना चाहिए और जिनकी बातें अवॉइड करना चाहिए। तो हमें उन लोगों का पहचान होना चाहिए कि किन लोगों का बातें हम लोगों को सुनना चाहिए, किन का अवॉइड कर देना चाहिए। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो उनके मन में आया था कि व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। सबसे ज़रूरी काम क्या करना चाहिए, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। सबसे ज़रूरी काम में से कौन सा काम उसे करना चाहिए। अगर ये सारे क्वेश्चंस का जवाब उसको मिल जाता है तो वो कभी फेल नहीं हो सकता। And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action, and who were the most necessary people, and how he might know what was the most important thing to do. ये तीनों क्वेश्चन का जवाब मुझे कौन देगा, कौन मुझे बताएगा, ये चीज़ को किंगडम में, पूरे साम्राज्य में राजा ने अनाउंस किया, प्रोक्लेम्ड। उन्होंने अनाउंस कर दिया अपने किंगडम में कि जो इंसान मुझे इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर बताएगा अच्छे से, मैं उसको एक ग्रेट रिवॉर्ड दूंगा, मैं उसको सम्मानित करूंगा, मैं उसको प्राइज़ दूंगा। एंड लर्नड मेन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड दिस क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत सारे ज्ञानी लोग, नॉलेजेबल पर्सन्स केम टू द किंग। बहुत सारे लोग आए राजा के पास, ज्ञानी लोग आए, और इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर जो है वो लोग अलग अलग टाइप से दिए, डिफरेंटली। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का रिप्लाई में, सम सेड दैट, कुछ लोगों ने कहा, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट। Only thus, said they, could everything be done at its proper time. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो रिप्लाई में, फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि कोई काम करने के लिए सही समय क्या होता है,
राइट टाइम क्या होता है? तो कुछ लोगों ने उसका जवाब दिया कि द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस। मतलब सही समय पे काम करने के लिए चाहिए कि एक टेबल हम लोगों को बना लेना चाहिए, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए जिसमें डेज, मंथ्स, ईयर्स ऐसा दिया हुआ रहेगा और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ऐसा रूटीन बना करके। तब हम लोग किस काम को, उस काम को कैसे सही समय पे पूरा कर सकते हैं। तो ये किसी ने जवाब दिया। उसके बाद किसी ने कहा ओनली दस, सेड दे, सिर्फ इतना ही, कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम, इतना से सारा प्रॉपर टाइम पे हो जाएगा क्या? अदर्स डिक्लेयर दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। और लोगों ने डिक्लेयर किया कि ये इम्पॉसिबल है, असंभव है पहले से, बिफोर हैंड मतलब पहले से डिसाइड कर लेना कि द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, राइट सही समय क्या हो सकता है कोई एक्शन का, वो हम लोग पहले से कैसे डिसाइड कर सकते हैं। बट दैट not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and then do what was most needful। फिर वो जिन्होंने विरोध किया उन्होंने ऐसा कहा कि नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्जॉर्ब्ड इन आइडल पास्ट टाइम्स, पास्ट में या फिर कोई भी समय में कोई समय को हम लोगों को आइडल नहीं बिताना चाहिए, समय को कभी भी पास नहीं करना चाहिए। आइडल मतलब चुपचाप ऐसे ही बैठे रहना, बैठ करके समय निकाल देना, ऐसे ही समय चला जा रहा बिना काम किए। वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जितना भी काम चल रहा है हमारे लाइफ में उस सबको अटेंड करना चाहिए, सब में हमें पार्ट लेना चाहिए। एंड देन डू व्हाट वाज द मोस्ट नीडफुल, और वही काम करना चाहिए, और जो बहुत ही नीडफुल है, जो सबसे ज़रूरी काम है उसी को पहले कर लेना चाहिए, ऐसा किसी ने कहा। फिर अदर्स अगेन सेड दैट हाउ एवर अटेंटिव द किंग माइट बी टू व्हाट वाज गोइंग ऑन, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। फिर भी किंग जो है वो ये सोच रहे होंगे अटेंटिवली कि ये इम्पॉसिबल है कोई इंसान के लिए, कोई आदमी के लिए, कि डिसाइड कर लेना सही डिसाइड कर लेना कि कौन सा एक्शन किस टाइम पे करना चाहिए। बट दैट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग। और राजा को एक काउंसिल ऑफ मैन रखना चाहिए, एक ग्रुप ऑफ लोग रखना चाहिए, एक ग्रुप को रखना चाहिए जो उसको, राजा को हमेशा सजेशन दे सके कि कौन सा प्रॉपर टाइम है और कब प्रॉपर टाइम को फिक्स कर दिया जाए कोई काम करने के लिए। ये कुछ लोगों को रखना चाहिए हायर करके जो राजा को ये बता दे, तो राजा के लिए हेल्प हो जाएगा, ये किसी ने सजेस्ट किया। तो ऐसे ऐसे लोग सजेस्ट कर रहे थे। बट देन अगेन अदर सेड देयर वर सम थिंग्स विच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर अ काउंसिल, बट अबाउट विच one had at once to decide whether to undertake them or not, but in order to decide that one must know beforehand what was going to happen। यहाँ पे बोला गया है कि but then again others said there were some things which could not wait to be laid before a council। ऐसा सब कुछ नहीं होता, सारे मैटर्स ऐसा नहीं है जो हम काउंसिल के सामने रख सके, ग्रुप ऑफ पीपल के सामने रख सके। बट अबाउट विच वन हैड एट वंस टू डिसाइड, जिसमें एक बार डिसाइड करना ही पड़ता है कि हम कौन सा स्टेप ले, उसमें कौन सा काम, वो काम पूरा करने के लिए कौन सा स्टेप पहले ले। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। लेकिन ये स्टेप लेने के लिए हम लोगों को तो पता होना चाहिए पहले, बिफोर हैंड हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। इट इज़ ओनली मैजिशियंस हु नो दैट, एंड देयरफॉर in order to know the right time for every action one must consult magician। और फिर ये डिसाइड हो रहा है कि फिर तो हमें जादूगर को रखना चाहिए, मैजिशियन को रखना चाहिए, जिसको सब पता होगा कि सही समय क्या है हर एक एक्शन का, हर एक काम के लिए। कोई भी काम आएगा तो उसके लिए सही समय क्या है वो कोई मैजिशियन बता सकता है, तो मैजिशियन से कंसल्ट कर लेना चाहिए। इक्वली वेरिड वेयर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आया उसके अगेंस्ट में फिर से सेकंड क्वेश्चन भी आ गया, और सारे वेरिड थे। वेरिड मतलब बदलते रहे, चेंज होते रहे। सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वेर हिज काउंसलर्स, अदर्स द प्रीस्ट, अदर्स डॉक्टर्स, वाइल सम सेड द वॉरियर्स
वेर द मोस्ट नेसेसरी। तो यहाँ सारे लोग कुछ ना कुछ अपने हिसाब से बोलने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि किंग को जो है सबसे ज़रूरत जो होता है वो काउंसिलर्स का होता है, जो उसको बीच बीच में उसको सजेशन देता रहता है, उसके सेनापति, उसके और जो लोग होते हैं, वो जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स जिसका बात हुआ। फिर कुछ लोग बोले कि उनके लिए जो प्रिस्ट होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, उनका जो साधु संत जो उनके पास रहते हैं वो होते हैं जो उनको सजेशन देते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उनके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जो उनको सजेशन देते हैं। वाइल सम सेड द वॉरियर्स, और कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए जो वॉरियर्स होते हैं, जो फाइट करते हैं, जो सेना होता है, सैनिक होते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो तरह तरह के लोग आए और तरह तरह के विचार दिए। टू द थर्ड क्वेश्चन एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, थर्ड क्वेश्चन जो था उसमें एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, सबसे ज़रूरी काम क्या हो सकता है। ऑक्यूपेशन मतलब कोई काम। सम रिप्लाइड, इस पे लोगों ने रिप्लाई किया, कुछ लोगों ने, दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वॉज साइंस, सबसे ज़रूरी चीज़ तो साइंस था। अदर सेड इट वॉज स्किल इन वॉरफेयर, कुछ लोगों ने कहा कि वॉर में जो स्किल्स यूज़ करते हैं, जो तकनीक यूज़ करते हैं हम लोग, जो टेक्निक यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी था। एंड अदर्स अगेन दैट वॉज रिलीजियस वर्शिप, और फिर बाकी लोग ने बोले कि रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक जो पूजा पाठ होता था वो ज़रूरी था। ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट द किंग एग्रीड विथ नन ऑफ देम, सारे आंसर जो था वो अलग अलग था और किंग जो है वो किसी से भी सहमत नहीं हुए, किसी से भी वो प्रभावित नहीं हुए, एग्री नहीं हुए, माने नहीं किसी का बात। एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, और किसी को भी प्राइज़ नहीं मिला। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस ही डिसाइडेड टू कंसल्ट अ हर्मिट वाइडली रिनोन्ड फॉर हिज विजडम, और अपने सवालों के जवाब पाने के लिए राजा ने डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट से मिलेंगे। हर्मिट मतलब जो साधु संत होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, उनको हर्मिट बोला जाता है। जो सन्यासी होते हैं, घर द्वार छोड़ करके तपस्या में बैठे हुए हैं, जिनके पास बहुत ज्ञान होता है, जो रिनोन्ड हैं, जो फेमस हैं अपने विजडम के लिए। विजडम का मतलब उनके ज्ञान के लिए, उनका ज्ञान, उनका जो गुड नॉलेज है उसको विजडम बोला जाता है। तो ये जो हर्मिट लोग होते हैं ये फेमस किस लिए हैं? अपने विजडम के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फोक, सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथेस एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स एंड लिविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड वेंट ऑन अलोन। तो हर्मिट तो जंगल में रहते थे और ही नेवर लेफ्ट, विच ही नेवर लेफ्ट मतलब जंगल को वो कभी छोड़ते नहीं थे, जंगल में ही रहते थे हर्मिट लोग, सन्यासी। और राजा ने क्या किया, उनसे मिलने के लिए सिंपल क्लोथेस पहना, साधारण वस्त्र धारण किया, और उनसे मिलने, उनके जो हर्मिट का जो सेल था वहाँ तक पहुँचने के बाद डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, वो अपने हॉर्स से नीचे उतर गए और सारे बॉडीगार्ड्स को पीछे छोड़ दिए, उनको पीछे रहने के लिए कह दिया और वो अकेला ही आगे बढ़े। व्हेन द किंग अप्रोच्ड द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, राजा ने देखा कि राजा जब वो उनके पास पहुंच रहा था, अप्रोच करना माने उनके तरफ बढ़ रहे थे, तो हर्मिट जो थे, सन्यासी जो थे, वो ग्राउंड को खोद रहे थे, गड्ढा कर रहे थे। डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपने झोपड़ी के सामने, हट के सामने वो गड्ढा खोद रहे थे। सीइंग द किंग ही ग्रीटेड हिम एंड वेंट ऑन डिगिंग, सीइंग द किंग ही ग्रीटेड हिम, राजा को देखते ही उन्होंने उनका स्वागत किया, वेलकम किया और फिर से अपना खुदाई चालू रखा। द हर्मिट वॉज फ्राइल एंड वीक, हर्मिट जो थे वो बहुत कमज़ोर और बहुत नाजुक थे। एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड टर्न्ड अ लिटिल अर्थ, और बार बार वो जो अपना स्पेड था, उनका जो खुदाई करने का जो फावड़ा या कुछ जो था, उसको बार बार वो ज़मीन पे मारते और थोड़ा सा मिट्टी निकालते, लिटिल अर्थ। ही ब्रीथ्ड हेवीली, और वो बहुत तेज़ी से सांस ले रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत वीक थे, बहुत नाजुक थे वो। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, किंग उनके पास गए और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू द आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं आपके पास आया हूँ वाइज हर्मिट, आप बुद्धिमान हैं, वाइज मतलब बुद्धिमान, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान सन्यासी, 3 सवालों का जवाब पाने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू
डू द राइट थिंग एट राइट टाइम। मैं कैसे सीख सकता हूँ कि सही समय पे सही काम कैसे कर सकते हैं। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड। कौन से लोग हैं जिनको मैं सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत हो सकता है। एंड whom शुड आई देयरफॉर पे मोर अटेंशन एंड टू द रेस्ट। और किसे मैं सबसे ज़्यादा अटेंशन दूं और किसे ना दूं। एंड व्हाट अफेयर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन। और कौन सारी चीज़ें होंगी, कौन सारे अफेयर्स होंगे जिसको मेरा सबसे ज़्यादा अटेंशन चाहिए होगा। तो ये सब मैं कैसे डिसाइड करूँगा। सन्यासी से राजा ने ये क्वेश्चंस किया। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर्ड नथिंग। हर्मिट ने, सन्यासी ने सारा सब कुछ सुना लेकिन जवाब नहीं दिया। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रेकमेंड्स डिगिंग। और उन्होंने अपना डिगिंग कंटिन्यू रखा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू। राजा ने कहा कि आप थक गए होंगे, लेट मी टेक द स्पेड। आपका जो फावड़ा है, जो खुदाई करने का जो ये यंत्र है, वो मुझे दीजिए, कुछ देर के लिए मैं करता हूँ आपके लिए। थैंक्स सेड द हर्मिट एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। और अपना स्पेड जो है खुदाई करने का वो किंग को दिया और थैंक्स कहा और खुद उन्होंने ज़मीन पर बैठ गए। व्हेन ही हैड डग 2 बेड्स द किंग स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। 2 बार खुदाई करने के बाद किंग ने अपना काम को रोका और फिर से अपना क्वेश्चंस को रिपीट किया। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर। तो हर्मिट ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। बट रोज स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड। तो राइज का फॉर्म है रोज़। उसने अपने हाथ को राइज किया, रोज़ किया मतलब अपने हाथ को उठाया, स्ट्रेच किया और स्पेड के लिए वो जो स्पेड जो राजा के हाथ में था उसके लिए वो अपना हाथ उठाया सन्यासी ने। एंड सेड नाउ रेस्ट अ वाइल। अब तुम आराम करो, राजा को बोला। एंड लेट मी वर्क अ बिट। और मुझे थोड़ा काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड। और किंग ने स्पेड नहीं दिया उनको। एंड कंटिन्यू टू डिग। और खुदाई करते रहे। 1 आवर पास्ड एंड अनदर। 1 घंटा, फिर उसके बाद घंटा पास होते गया। द सन बिगन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज। और सूरज जो है वो ढलने लगा पेड़ों के पीछे में। एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड। और लास्ट में थक करके किंग ने स्पेड को ज़मीन पे रख दिया और बोला आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। मैं आपके पास आया हूँ, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपके पास मैं आया हूँ अपने क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते हैं तो मुझे बताओ, मैं वापस चला जाऊंगा अपने घर। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, लेट अस सी हु इट इज़। हेयर कम्स समवन रनिंग। ये देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। लेट अस सी, आओ हम लोग देखते हैं कौन है ये, हर्मिट ने कहा। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड। तो किंग ने पीछे मुड़ करके देखा तो देखा कि एक दाढ़ी वाला इंसान जंगलों से दौड़ता हुआ, वुड से दौड़ता हुआ, जंगलों से दौड़ता हुआ आ रहा है। द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम। और वो अपने हाथ से अपने पेट को दबाते हुए दौड़ता हुआ आ रहा है और वहाँ से ब्लड आ रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। When he reached the king, he fell fainting on the ground moaning feebly। जैसे ही वो राजा के पास पहुँचा वो दर्द से कराहते हुए नीचे गिर गया। वो बहुत वीक होता जा रहा था। मोर्निंग मतलब दर्द से कराहना। द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टेंड द मैन्स क्लोथिंग। और किंग और जो सन्यासी थे, हर्मिट थे, उन्होंने क्या किया, उस आदमी का जो कपड़ा था उसको अनफास्टेंड किया, मतलब उसको ढीला किया, लूज़ किया। देयर वॉज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। तो उन्होंने देखा कि उसके पेट में बहुत सारा जख्म है, बहुत सारा घाव है, चोट लगा हुआ, इंजरी है। द किंग वॉश्ड इट एज बेस्ट ही कुड एंड बैंडेज्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ एंड विथ अ टॉवल द हर्मिट हैड। किंग ने उसके
जो इंजरी था उसको वॉश किया अच्छे से, जितना अच्छे से वो कर सकता था, और बैंडेज किया किससे, अपने रुमाल से, हैंकरचीफ से बैंडेज किया, और टॉवेल से जो हर्मिट ने उसको दिया। अगेन एंड अगेन द किंग वॉश्ड एंड री-बैंडेज द वुंड, बार बार किंग ने उसको धोया, उसके जख्म को धोया और फिर से बैंडेज किया। एट लास्ट द मैन रिवाइव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और लास्ट में जो आदमी था वो रिवाइव हुआ, वो फिर से जागा और वो फ्रेश फील किया, और वो समथिंग कुछ मांगा पीने के लिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, और किंग ने फ्रेश वाटर लाया और उसको दिया। मीन वाइल द सन हैड सेट एंड इट हैड बिकम कूल, और इसी बीच सूरज पूरा ढल चुका था और ठंडा हो चुका था। सो द किंग विथ द हर्मिट सेल्फ कैरिड द वुंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, और राजा ने हर्मिट के मदद से, उस सन्यासी के मदद से उस चोटिल इंसान को, उस इंजर्ड इंसान को हट के झोपड़ी के अंदर ले गया और उसको बेड पर सुला दिया। लाइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड वॉज क्वाइट, बट द किंग वॉज सो टायर्ड विथ हिज वॉक एंड विद द वर्क ही हैड डन that he crouched down on the threshold and also fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night। और उसको बेड पे सुला दिया गया, और वो lying on the bed man closed his eyes and was quiet, और बेड पे लेटे हुए उसकी आंखें बंद हो गईं और वो चुपचाप हो गया, सो गया मतलब। और किंग जो है वो बहुत टायर्ड हो गया था, बहुत थक गया था अपने चलने से, इतना चलने से, और वो जो काम किया था उसके वजह से वो बहुत थक गया था। और क्राउच्ड डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड, और वो इंट्रांस के पास ही झुक गया और झुक करके वहाँ पे सो गया बहुत आराम से रात भर। व्हेन ही अवॉक इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठा, इट वॉज लॉन्ग बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज, और उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कहाँ है। और हु वॉज द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड एंड गेजिंग इंटेंटली एट हिम विथ शाइनिंग आइज़, और वो सुबह उठते ही पूरा कंफ्यूज हो गया और कुछ उसको याद नहीं आ रहा राजा को कि वो कहाँ है, और वो देख रहा है कि वो अनजान व्यक्ति, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति जो बेड पे सोया हुआ था, वो उसको इंटेंटली, ध्यानपूर्वक उसको देख रहा है अपने शाइनिंग आइज से, चमकते हुए आंखों से। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस when he saw that the king was awake and was looking at him, I don't know you and have nothing to forgive you for said the king। और जैसे ही राजा ने उसे देखना स्टार्ट किया तो वो बियर्डेड मैन जो थे, वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति जो था, वो ज़ोर से बोला कि मुझे माफ़ कर दो, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। बहुत ही धीरे से बोला, बहुत वीक वॉइस से बोला, कमज़ोर वॉइस में। When he saw that king was awake, जब देखा कि राजा उठ गया तब उसने उससे माफ़ी मांगा। लेकिन राजा ने कहा उसको देख करके कि मैं तुम्हें तो जानता भी नहीं हूँ, मैं किस वजह से तुमको माफ़ करूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा कि तुम्हें माफ़ किया जा सके। You do not know me but I know you, आप मुझे नहीं जानते मगर मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property। I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back, but the day passed and you didn't return, so I came out from my ambush to find you and I came upon your bodyguard। उस इंसान ने, बियर्डेड मैन ने, उस दाढ़ी वाले इंसान ने बोला कि राजा, मैं आपका दुश्मनों में से एक हूँ जिन्होंने कसम खाया था कि आपसे रिवेंज लेना है, बदला लेना है, क्योंकि यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि आप जो दुश्मन था आपका, उसका ब्रदर को आपने जीता था, उसको हराया था, एग्जीक्यूट किया था, उसको मारा था, और उसका प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था, कंट्रोल में ले लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन, मुझे पता था कि आप हर्मिट के पास गए हैं अकेले ही। एंड आई रिजॉल्व्ड टू किल यू, और मैंने डिसाइड किया था कि आपको रास्ते में ही किल कर दूंगा, मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिडंट रिटर्न, और दिन पूरा बीत गया और आप तो वहीं सो गए थे और आप वापस आए नहीं। सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश, और जहाँ मैं छुपा हुआ था वहाँ से मैं बाहर आया।
एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और आप लोगों के बॉडीगार्ड से मेरा ये हो गया, मुठभेड़ हो गया। दे रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, और आपका बॉडीगार्ड जो है मुझे पहचान लिया कि मैं दुश्मन हूँ और उन्होंने मुझे इंजर्ड कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम देम बट शुड हैव ब्लीड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड मी माई वुंड, और मैं वहाँ से भाग निकला और डेथ के पास मैं आ ही गया था, मैं मृत्यु के पास आ ही गया था, जबकि आप मुझे बचा लिए मेरे घाव को ड्रेस करके, मेरे घाव को बार बार वॉश करके आपने मुझे मेरा जान बचा लिया। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं तो ये चाहता था कि आपको मार डालूं, लेकिन आपने मेरी ही लाइफ बचाया। नाउ इफ़ आई लिव एंड इफ़ यू विश इट आई विल सर्व यू एज मोस्ट फेथफुल स्लेव, और अगर आप चाहते, अगर मैं जीऊँगा और मैं चाहूँगा, तब तो मैं चाहूँगा कि मैं आपका ग़ुलाम बन करके रहूँ, मैं आपका विश्वासी ग़ुलाम बन करके रहूँ। एंड विल बिड माई सन्स डू द सेम, और मैं ये भी बोलता हूँ कि मेरे जो बेटे हैं वो लोग भी यही काम करेंगे, आपके ग़ुलाम बन कर रहेंगे। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं आपको मारने आया था और आपने मुझे ही बचाया। द किंग वॉज वेरी ग्लैड to have made peace with his enemy so easily and to have gained him for a friend, और किंग बहुत खुश हुए कि बहुत शांति से उसने एक दुश्मन को एक दोस्त में बदल लिया और एक दोस्त में उसको गेन किया, पा लिया। एंड ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट ऑल्सो सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड हिम एंड प्रॉमिस टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी, और उन्होंने उससे कहा, राजा ने उससे कहा कि मैं अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर को भेजूंगा तुमको ठीक करने के लिए, तुमको ध्यान रखने के लिए, अटेंड करने के लिए, और मैं तुम्हें सिर्फ माफ़ ही नहीं कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर को भी भेज रहा हूँ, और तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है उसको रीस्टोर कर दिया जाएगा, फिर से दे दिया जाएगा। हैविंग टेकन लीव of the wounded man, the king went out into the porch and looked around for the hermit, और थोड़ा सा उससे फ्री होकर के, wounded man से, जो जख्मी आदमी था, उससे फ्री होकर के बात करके राजा जो है वो बरंडा की तरफ निकले, बाहर की तरफ, कॉरिडोर की तरफ निकले और हर्मिट को ढूंढने लगे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग एन आंसर टू द क्वेश्चंस ही हैड पुट, और जाने से पहले वो चाहता था कि हर्मिट से एक बार और झुक करके विनती किया जाए कि वो क्वेश्चंस का जवाब दे दे। द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, और उन्होंने देखा कि हर्मिट जो है घुटनों के बल बैठ करके वो कुछ सीड्स को, प्लांट का सीड्स को सो कर रहे हैं, मतलब वो प्लांट सीड्स को लगा रहे हैं बेड्स में, क्यारी, पौधों के क्यारी में, मिट्टी के क्यारी में, जो पिछले दिनों उन्होंने खोदा था। द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आखिरी बार कि मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स एंड लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम, और राजा को देखते हुए आगे की तरफ झुक गए वो क्राउच होकर के वो हर्मिट, और बोला कि तुमको तुम्हारा जवाब मिल चुका है। फिर राजा ने आश्चर्यचकित होकर के बोला, हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड द किंग, कब आंसर हुआ मेरा क्वेश्चन का, राजा ने पूछा। डू यू नॉट सी, क्या तुमने देखा नहीं, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि क्या तुमने देखा नहीं, इफ़ यू हैड नॉट पिटिएड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me but had gone your way, that man would have attacked you and you would have repented of not having stayed with me। वाह, हर्मिट ने जवाब दिया कि कल तुम मेरे साथ ये जो क्यारी खोदा गया है, ये क्यारी खोद रहे थे, तुमने मेरे साथ काम किया और शाम हो जाने के बाद तुम मेरे पास ही रुकने का मन बना लिया। अगर तुम चले गए होते तो रास्ते में तुमको अकेला पा करके वो आदमी तुम पे अटैक कर दिया होता और तुमको मार दिया होता, और तुम तब पछता रहे होते। रिपेंटेड मतलब पछताना, तुम पछता रहे होते कि क्यों मैं हर्मिट के वहाँ स्टे नहीं किया।
सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो सबसे ज़रूरी समय वो था जब तुम बेड्स को डिग कर रहे थे, जब तुम क्यारी को खोद रहे थे मिट्टी में। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था। तुमने पूछा था ना कि कौन सा इम्पॉर्टेंट मैन है जिसका बात सुने और ना सुने, तो वो इम्पॉर्टेंट मैन मैं था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुम मेरे लिए जो अच्छा काम कर रहे थे, मेरे लिए जो क्यारी खोद रहे थे, मिट्टी खोद रहे थे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, व्हेन दैट मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेर अटेंडिंग टू हिम, फॉर इफ़ यू हैड नॉट बाउंड अप हिज wounds he would have died without having made peace with you। और सबसे ज़रूरी समय वो था जब तुम उस चोट खाए इंसान को, चोट खाए दाढ़ी वाले आदमी को तुम अटेंड कर रहे थे, जब तुम उसके लिए उसके घाव को वॉश कर रहे थे, उसके लिए सेवा कर रहे थे। वो सबसे इम्पोर्टेंट था वो समय, क्योंकि अगर तुम वो नहीं करते तो वो तो मर गया होता और तुम्हें वो शांति अभी जो मिल रहा है वो शांति नहीं मिलता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो आदमी जो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुम राजा को बोल रहे हो, जो तुम उसके लिए किए, जो तुम सेवा उसको किए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस हुआ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम हुआ। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक बात याद रखो कि देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, सिर्फ एक ही समय होता है जो इम्पॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज़ नाउ, और वो समय है अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर, क्योंकि ये जो प्रेजेंट टाइम है, ये जो अभी है, अभी का समय, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह समय ही है जिस समय हम लोगों के हाथ में, हम लोगों के साथ पावर है। तो हर्मिट ने उसको समझाया कि ये जो प्रेजेंट टाइम है यही सबसे सही समय है। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज़ ही विथ होम यू आर, और सबसे नेसेसरी मैन जो था वो आदमी था जिसके साथ तुम हो। फॉर नो मैन नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग्स विथ एनी वन एल्स। फॉर नो मैन नोज, किसी को ये पता नहीं होगा कि ही विल एवर हैव डीलिंग्स, उसके साथ किसी का ये बात होगा भी, एनी वन एल्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू डू गुड, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है करने के लिए वो होता है अच्छा करना। बिकॉज फॉर दैट पर्पस अलोन वॉज मैन सेंट इन टू हिज लाइफ, क्योंकि इसी काम के लिए इंसान को लाइफ में भेजा जाता है, ज़िंदगी में, जीवन में भेजा जाता है, ताकि वो कुछ अच्छा कर सके। मतलब कुछ अच्छा करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू है, जिसे करने के लिए हम लोगों को ये जीवन मिला है। तो थैंक्स टू लियो टॉल्स्टॉय फॉर दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। आई होप कि ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। एक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।